Welcome to Toonverse. बहुत पुराने समय की बात है। मिर्जापुर नाम का एक छोटा सा गांव हुआ करता था। उस गांव के अधिकतर लोग गरीब थे। उसी गरीबी भरे गांव में दो मकान एक साथ बने हुए थे। उनमें से एक मकान एक दर्जी का था, जिसका नाम कृष्ण था, और दूसरा मकान एक गरीब लकड़हारा का था, जिसका नाम मदन था। उनके मकान के पास एक दुकान हुआ करती थी, जो कि एक बनिया की दुकान थी। दर्जी कपड़ों सीलकर अपना गुजारा करता था, लेकिन लकड़हारा, जिसका नाम मदन था, उसके हाथ पैर जवाब दे चुके थे, क्योंकि वह वक्त बीतने के साथ बूढ़ा और कमजोर हो गया था। ये बीमारी तो मेरी जान ही लेकर छोड़ेगी। अरे भाग्यवान, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं अभी वैद्य को बुला कर आता हूँ। सुनो जी, इतनी तेज बारिश हो रही है, आप बारिश रुकने तक इंतजार कर लीजिए। नहीं भाग्यवान, तुम्हारी हालत बहुत खराब होती जा रही है। मैं और प्रतीक्षा नहीं कर सकता। तभी लकड़हारा, जिसका नाम मदन था, वह तूफानी रात में वैद्य जी को लाने के लिए निकल पड़ते हैं। वैद्य जी, दरवाजा खोलिए, मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है। क्या हुआ मदन? वैद्य जी, मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है, कृपया करके आप मेरे साथ चलिए। ठीक है मदन, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। तुम यहीं ठहरो, मैं छाता ले आऊं। मैं ये कुछ औषधि दे रहा हूँ, इससे तुम बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगी। लेकिन तुम्हें ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे तुम्हें खांसी की शिकायत हो। लेकिन वैद्य जी, मैं चक्की में आटा पीसती हूँ, इससे मेरे घर का गुजारा हो जाता है। अगर मैं आटा नहीं पीसूंगी तो मेरे घर का गुजारा कैसे होगा? अगर तुम्हें स्वस्थ होना है तो तुम्हें यह काम छोड़ना होगा। वेद लकड़हारे की बीवी को औषधि देकर वहां से चले जाते हैं। ऐसे ही वक्त बीतता गया। लकड़हारे की बीवी पहले तो दलिया, मिर्च और गेहूं पीस लिया करती थी और 2 रुपए की मजदूरी हो जाया करती थी। लेकिन जब से उसे खांसी की शिकायत हुई थी, वेद जी ने उसका चक्की पीसना बंद करवा दिया था। हमें लड़का तो भगवान ने दिया नहीं और हम दोनों अब बूढ़े हो चुके हैं। जो थोड़ा बहुत घर का गुजारा होता था, अब वह भी बंद हो गया है। अब हम अपनी दोनों बेटियों की शादी कैसे करेंगे? दरअसल मदन की 2 बेटियां थीं, जिनकी उम्र विवाह के योग्य हो चुकी थी। एक बेटी का नाम चंद्रिका और दूसरी बेटी का नाम रुक्मणी था। चंद्रिका और रुक्मणी अपनी माँ और पिता से बहुत प्यार करती थी। वह दोनों उस कमरे के बगल में खड़ी अपनी माँ की बात सुन रही थी। माँ, आप परेशान ना होइए, हम दोनों बहनें चक्की में आटा और मिर्च पीस लिया करेंगे। आप बस अपना ध्यान रखिए। मेरी बेटियों, तुम्हारी अभी उम्र ही क्या है? अगर तुम्हें खांसी हो गई फिर क्या होगा? ये बहुत ही बुरी बीमारी है। नहीं पिताजी, हमें कुछ नहीं होगा। वो कहते हैं ना कि माँ बाप चाहे कैसे भी हालत में हो, लेकिन वह अपने बच्चों को दुख देना कभी नहीं चाहेंगे। मगर मदन बेचारा करता भी तो क्या करता, क्योंकि उसके बेटा तो था नहीं। अब जो भी करना था उनकी बेटियों को ही करना था, क्योंकि मदन और उसकी पत्नी अब बुढ़े हो चुके थे। मदन की गरीबी का हाल सबको नहीं मालूम था। यह बात केवल दर्जी को मालूम थी कि मदन का परिवार रूखी सूखी रोटी खाकर ही गुजारा करते हैं। एक दिन चंद्रिका और रुक्मणी चुपके से दर्जी को कपड़े सिलते हुए देख रही थी। बहन, कृष्ण काका कितने अच्छे कपड़े सिलते हैं। मुझे भी कपड़े सिलने का बहुत शौक है। काश मैं भी कपड़े सिल पाती।
हाँ बहन, मुझे भी बहुत शौक है, लेकिन हमारे पास मशीन भी नहीं है और ना ही इतने पैसे जिससे मशीन खरीदी जा सके। ये सब बातें दर्जी की बीवी सुन लेती है। सुनो जी, जब आप कपड़े सिलते हो तब हर रोज मदन की बेटियां आपको कपड़े सिलते हुए देखती हैं। आज मैंने उन दोनों की बातें सुनी। वो दोनों कह रही थी कि उन्हें सिलाई का बहुत शौक है। भाग्यवान, अगर ऐसा है तो मैं उनका ये शौक अवश्य पूरा करूंगा। भाग्यवान, मैंने मदन की गरीबी देखी है। मुझे तो बहुत खुशी होगी हम उसके कुछ काम आ पाए तो। मैं कल ही मदन से इस बारे में बात करूंगा। एक सुबह दर्जी मदन के घर आता है। मेरे पास सिलाई का काम बहुत आता है। बहुत बार तो मैं काम लेने से मना कर देता हूँ क्योंकि मैं इतना काम नहीं कर सकता। अगर तुम चाहो तो मैं थोड़ा बहुत काम तुम्हारे घर भेज दिया करूंगा और तुम्हारी बेटियां उसे सिलकर मेरे पास पहुंचा दिया करेगी। इस तरह मेरा काम भी नहीं रुकेगा और तुम्हारी भी कुछ आमदनी हो जाया करेगी। और मेरे पास एक मशीन भी रखी हुई है, वो तुम्हारी बेटियां इस्तेमाल कर लेंगी। भाई, मैं बहुत खुश हूँ तुमने मेरी भलाई के बारे में सोचा। मैं तुम्हारे इस एहसान को कभी नहीं भूलूंगा। कल रात्रि मेरी बीबी मुझे बता रही थी कि तुम्हारी बेटियों को कपड़े सिलने का बहुत शौक है, इसलिए मैंने सोचा कि उनका शौक भी पूरा होता रहेगा और कुछ आमदनी भी हो जाएगी। अब तुम ये 2 कमीज का कपड़ा पकड़ो और जब सिलाई हो जाए तब मेरे पास भेज देना। बेटा, तुम्हारे कृष्णा काका एक अच्छे पड़ोसी हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए 2 कपड़े सिलने के लिए दिए हैं। अगर तुम इसे सिलकर वापस करोगी तो वह तुम्हें और भी कपड़े देगा। दोनों बहनें बहुत खुश हुई और वह दोनों एक एक कमीज लेकर उन्हें सिलने बैठ गई। दोनों बहनों को सिलाई का इतना शौक था कि वह आधी रात तक सिलाई करती रही और सुबह उठते ही फिर सिलाई पर लग गई और दोपहर तक दोनों कमीज तैयार कर दिए। पिताजी, यह दोनों कमीज तैयार हो चुके हैं। बेटा, तुम दोनों ने इतनी जल्दी ये कमीज कैसे तैयार कर दिए? पिताजी, हमने रात भर सिलाई की, जिससे यह कमीज जल्दी तैयार हो गए। ठीक है बेटा, मैं ये कमीज अभी तुम्हारे कृष्णा काका को देकर आता हूँ। इतना कहकर मदन वह कमीज लेकर कृष्ण के पास चला गया। कृष्ण दोनों कमीज की सिलाई देखकर बहुत खुश हुआ और उसने 1.5 रुपए की कमाई मदन को दे दी और 2 कमीजों का कपड़ा और दे दिया। इसी तरह दोनों बहनें हर समय सिलाई करती रहती। वक्त बिताने के साथ उनकी परेशानी कम हो गई थी। इसी तरह वक्त गुजरता गया। एक दिन मौसम बहुत खराब हो गया और बहुत तेज बारिश होने लग गई। सुबह हुई तो साफ मौसम था, लेकिन उस गांव की गलियों में बारिश की वजह से कीचड़ बहुत हो गया था। अगले दिन दोपहर के वक्त दरवाजे पर एक फकीर ने आवाज लगाई, भूखे फकीर को भगवान के नाम पर कुछ मिल जाए तो भगवान तुम्हारा भला करे। हाँ बाबा, जरूर, आप अंदर आ जाइए। बेटा, इतनी तकलीफ क्यों करते हो? मैं यहाँ दरवाजे में ही बैठकर खा लूंगा। नहीं बाबा, खाना इज्जत के साथ खाना चाहिए। आप अंदर आ जाइए। बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। मदन फकीर को अपने साथ अपने घर में ले आया और चारपाई पर बिठाते हुए बोला, बाबा, तुम्हारे तो जूते और पांव कीचड़ से लटपट हो रहे हैं। बारिश की वजह से कीचड़ बहुत हो गई है और इस तरफ तो मैं यूं ही पहली बार आया हूँ। यहाँ रहने वाले कैसे रहते होंगे? बाबा, यह गरीबों की बस्ती है। यहाँ हर वक्त गंदगी और कूड़ा करकट फैला रहता है, मगर कोई उठाने वाला नहीं। यूं कहो कि हम गरीब लोग इसी कूड़े करकट, गंदगी और कीचड़ में आंखें खोलते हैं। ये सब बातें रुक्मणी सुन रही थी। वह एक गर्म पानी का लोटा ले आई। बाबा, जूते उतार दीजिए, मैं आपके पाँव धो देती हूँ। बेटा, लोटा मुझे दे दो, मैं खुद ही धो लूंगा। नहीं बाबा, यह काम लड़कियों का है। उसने एक कपड़ा पानी में भिगोकर फकीर के दोनों पांव धो दी
फिर उसके हाथ धुलवाए और जूते उठाकर ले गई। फकीर चारपाई पर बैठ गया। रुक्मणी ने खाना लाकर फकीर के सामने रख दिया। भगवान तुम सबको खूब धन दौलत प्रदान करे। इतना कहकर फकीर ने भोजन खाना शुरू किया। रुक्मणी ने फकीर के जूते धोकर धूप में रख दी। खाना खाने के बाद फकीर कहने लगा, यह बात सच है कि गरीब की कदर गरीब ही करता है। जिसके पास दौलत हो वह लोग इस रोटी की कदर नहीं जानते। हमने एक एक वक्त सूखी रोटी खाकर गुजारा किया है। अभी मैं जाने की इजाजत चाहता हूँ। बाबा थोड़ी देर आराम करो, तुम्हारे जूते गीले हैं, पहनोगे तो तबीयत खराब हो जाएगी। फकीर यह बात सुनकर चारपाई पर लेट गया और जैसे ही जूते सूख गए वह वहां से चला गया। दूसरी तरफ दर्जी का एक लड़का था, नाम राजू था। वह एक अच्छा इंसान नहीं था। उसके पिता ने बहुत कोशिश की वह कपड़े सिलना सीख जाए, मगर उसने कपड़ा सिलना नहीं सीखा और ना ही उसे पढ़ने लिखने का शौक था। पढ़ने से उसे नफरत थी। पहले वह गुल्ली डंडा खेलता था, फिर पतंग उड़ाने लगा। उसके बाद उसने कबूतर पाल ली और फिर कबूतरों को बेच के उन पैसों से वह जुआरी बन गया। वह जुआ में ऐसा माहिर हो गया था कि जुआरी लोग उसे मालिक कहकर पुकारते थे। शायद ही कभी ऐसा दिन होता था जब वह हारता था, वरना हर रोज कुछ ना कुछ रुपए पैसे जीतकर ही घर लौटता था। बस उसमें यह एक छोटी सी खूबी थी कि वह जीते हुए रुपए घर में कदम रखते ही अपनी माँ को दे देता। कुछ पढ़ाई कर लेता तो आज अच्छा इंसान होता। तू किसी काम का नहीं है। तू जुआ खेलता है तो क्या हो गया, कुछ हार कर तो नहीं आता। हर 4-5 रुपए घर लेकर ही आता है। अपनी पत्नी की यह सब बातें सुनकर दर्जी खामोश हो जाता और वह बोलता भी तो क्या, क्योंकि अगर भूल से कभी राजू के लिए कुछ बोलता तो उसकी पत्नी हाथ धोकर उसके पीछे पड़ जाती और उससे पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाता। दर्जी की बीवी ने एक दिन दर्जी से कहा, तुम्हें कुछ अपने बेटे की फिक्र भी है? अपना राजू अब बड़ा हो गया है, उसका कहीं रिश्ता तय करना चाहिए। अगर घर में बहू आ जाएगी तो मुझे भी कुछ आराम मिल जाएगा और बेटा भी तो सुधर जाएगा। तुम ही कहीं रिश्ता देख लो। मैं तो किसी के साथ भी राजू के लिए बोलता हूँ कि राजू को अपना दामाद बना लो तो सभी यही बोलते हैं कि दामाद बनाकर क्या हमने अपनी बेटी को कुएं में गिराना है। मेरे ख्याल में तो तुम लकड़हारे से बात करो। उसकी दोनों बेटियां बहुत खूबसूरत भी हैं और हुनर वाली भी। तुम देखते नहीं कैसे कपड़े सिलकर देती हैं। अगर एक मेरे घर में आ जाएगी तो जो पैसे उनके घर जाते हैं वह रुपए हमारे घर आएंगे। बात तो तुम ठीक कह रही हो। मैं कल ही लकड़हारे से बात करूंगा और मुझे यकीन है कि वह मान भी जाएगा। क्यों नहीं मानेगा, वह तो इसे अपनी खुशकिस्मती समझेगा। अरे वरना भूखे नंगे की बेटी को कौन मांगता है। कल मैं उससे जरूर पूछूंगा। दूसरे दिन जब बूढ़ा लकड़हारा उसके पास आया और उसने रिश्ते की बात की तो लकड़हारा कहने लगा, भाई किसी की औलाद के बारे में कुछ कहना अच्छी बात नहीं है, लेकिन राजू एक जुआरी कहलाता है। इतनी कम उम्र में ही इतना बड़ा जुआरी हो जाना कोई छोटी बात तो नहीं होती। जुआ खेलने वाले जायदाद गंवा देते हैं और बहुत बार तो अपनी बीवी बच्चों को भी दांव पर लगा देते हैं। अगर तुम उसकी यह आदत छुड़वा दो तो मुझे मंजूर है, वरना भाई कोई अपनी बेटी की शादी ऐसे लड़के से नहीं करेगा। दर्जी यह सब सुनकर चुप रहा, लेकिन उसकी बीवी जो वहाँ खड़ी थी वह कहने लगी, मेरे बेटे के बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तुम तो एक हफ्ते में इतना काम नहीं कर पाते जितना वह एक दिन में कर कर लाता है। हमने तो सोचा था रिश्ता हो जाएगा तो तुम्हारी बेटी की जिंदगी बन जाएगी, रानी बनकर रहेगी। मुझे माफ करना, लेकिन कोई अपनी बेटी का हाथ एक जुआरी के हाथ में नहीं देना चाहता। बस तुम अब अपने घर खुश रहो। अब हम सिलाई का काम तुम्हारी बेटियों को नहीं देंगे।
उस दिन से दर्जी ने मदन को सिलने के लिए कपड़ा नहीं दिया और उनके फिर बुरे दिन आ गए। थोड़े बहुत रुपए जो कपड़ा सिलकर बचाए थे वो भी वक्त के साथ खर्च हो गए थे। एक रोज फिर वही फकीर आया और उसने दरवाजे पर आवाज लगाई, कोई भगवान के नाम पर रोटी खाने को दे दो। चंद्रिका और रुक्मणी फकीर की आवाज पहचान गई। पिताजी, यह तो उसी दिन वाले बाबा हैं। उसे बिठाकर खाना खिला दीजिए। बेटी, उस दिन तो कड़ी और मक्की की रोटी थी, आज तो रूखी सूखी रोटी है। फकीर को सूखी रोटी कैसे देंगे? नहीं पिताजी, ऐसे कोई दरवाजे पर आए और उसे खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। हाँ बेटी, तुम ठीक कह रही हो। इतना कहकर मदन ने फकीर को अंदर बुला लिया और चारपाई पर बिठा दिया। मदन फकीर बाबा की सूरत को गौर से देखने लगा। तुम क्या सोच रहे हो? उस दिन जब तुम आए थे तो तुम्हारी दाढ़ी में एक भी सफेद बाल नहीं था, लेकिन आज सारी दाढ़ी सफेद हो गई है। भगवान की देन है सब। पिताजी, खाना ले लीजिए। हाँ बेटी, मैं तो भूल ही गया था। बाबा, आज तो सूखी रोटी और थोड़ी सी चटनी रखी है, आज ताजा रोटी नहीं पकाई। ये सुनकर मदन की आंखों में आंसू आ गए और उसने सारी बात फकीर को कह सुनाई। जमाना बहुत मतलबी है। तुमने बहुत अच्छा किया जो दर्जी को बेटी देने से इनकार कर दिया। लड़का गरीब हो लेकिन अच्छा हो। जुआ खेलना एक जुर्म है। अगर राजा को यह बात पता लग गई तो राजा के सैनिक उसे पकड़ लेंगे और उसको सजा भी हो सकती है। फकीर ने अपने फटे पुराने और मेले कपड़ों की जेब में हाथ डालकर चांदी के कुछ 10 से 15 सिक्के निकले और मदन से कहने लगा, ये रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। नहीं बाबा, घर आए मेहमान से रुपए लेना ठीक नहीं। तुम इनकार ना करो, मेरी ना बीबी है और ना ही बच्चे हैं, इसलिए मेरे लिए ये सिक्के बेकार हैं, तुम्हारे काम आ जाएंगे। क्या तुम भूल गए, गरीबी गरीब के काम आता है। फकीर जबरदस्ती मदन को सिक्के देकर वहाँ से चला गया। पिताजी, फकीर ने तो बहुत सारे रुपए दे दिए, लेकिन वह फिर भी मांगकर खाता है। यह क्या बात है? बेटी, किसी के बारे में कोई बात कहना अच्छा नहीं होता। क्या बातें हो रही है? मुझे तो ऐसा समझ रखा है जैसे मैं घर में हूँ ही नहीं। फिर मदन ने अपनी पत्नी को फकीर की सारी बात बता दी। मुझे दूध पिए हुए बहुत दिन हो गए हैं, आज तो मैं दूध जरूर पीऊंगी। आज थोड़ा सा हलवा बना देना। सब कुछ हो जाएगा, तुम बाजार जाकर सब चीज ले आना और फिर खा लेना। अम्मा, तुम भी तो कहो, तुम क्या खाओगी? मैं क्या खाऊंगी बेटी, मेरे लिए तो वैद्य से खांसी की दवा ले आना। क्यों नहीं, सबसे पहले तुम्हारे लिए दवा लेकर आता हूँ। इतना कहकर मदन घर से निकला और वैद्य से खांसी की दवा ले आया और भी सामान जैसे सूजी और जलेबियां और दूध लेकर आ गया। जब वह वापस आ रहा था तो उसने देखा दर्जी के घर के बाहर भीड़ लगी है। वह जल्दी जल्दी नजदीक पहुंचा और एक आदमी से पूछने लगा, यह सब लोग क्यों इकट्ठा हो रहे हैं? भाई राजू को पकड़ने राजा के सैनिक आए हैं। राजा को पता लग गया कि राजू जुआ खेलता है, लेकिन राजू घर के अंदर छुपा हुआ है और राजा के सिपाही राजू को ढूंढ रहे हैं। ये सब सुनकर मदन अपने घर चला आया और सारी बात अपनी पत्नी और अपनी बेटियों को कह सुनाई। वह फकीर तो बड़ा पहुंचा हुआ मालूम होता है। उसने कहा था जुआ खेलना बड़ा जुर्म है, सैनिक उसे गिरफ्तार कर लेंगे और सजा भी दे सकते हैं, और आज ही सैनिक भी आ गए। हाँ, सारे फकीर भीख मांगने वाले नहीं होते। कुछ फकीर पर भगवान का आशीर्वाद होता है, जिससे उसकी जुबान से निकली बात पूरी हो गई। इतना कहकर वो सभी हलवा खाने लग गए और चंद्रिका एक कटोरी में थोड़ा सा दूध डालकर कमरे में ले गई और मदन और उसकी बीवी हलवा खा रहे थे।
और रुक्मणी जलेबी खा रही थी, तभी दरवाजा खुला और दर्जी की बीवी अंदर आई। उसने हलवा और दूध जलेबियां देखी तो रो रो कर कहने लगी, हमारे घर दुखी का माहौल है और तुम यहाँ मजे उड़ा रहे हो। तुम्हें तो इसी दिन का इंतजार था कि हमारे बेटे को राजा की सैनिक पकड़ के ले जाए। भाभी, हमने ऐसा कभी नहीं चाहा और राजू ने जुआ ही तो खेला है, किसी का खून तो नहीं किया। वो जल्दी छूट जाएगा। भाई, मुसीबत में पड़ोसी वाले ही काम आते हैं। तुम कल यह राजा को कह देना कि हमारा लड़का बहुत शरीफ है, तो शायद वह सजा से बच जाए। भाभी, इस झूठ के लिए कोई और घर देखो। हमारी मुसीबत में तुम लोग हमेशा काम आए, इसके लिए हमें हमेशा खुशी रहेगी, लेकिन हम झूठ नहीं बोल सकते। ये सब सुनकर दर्जी की पत्नी गुस्सा होकर वहां से चली गई। वहीं दूसरी तरफ चंद्रिका कमरे में बैठी हुई थी। दूध ज्यादा गर्म था, इसलिए वह फूंक मारकर दूध को ठंडा कर रही थी। तभी चंद्रिका ने देखा, कमरे में पुराने संदूक के पास से एक नाग रेंगता हुआ वहां आ गया। चंद्रिका यह सब देखकर डर गई, लेकिन नाग उसके इतना करीब था, वह उठकर भाग नहीं सकती थी। उसने हिम्मत करके दूध का प्याला हाथ में उठाया और सांप की तरफ ले गई और नाग ने फौरन ही उसमें मुंह डाल दिया और सारा दूध पी गया। लेकिन दूध पीने के बाद भी वह नाग वहीं रहा। लगता है यह बेचारा भूखा है, इसे थोड़ा सा दूध और पिला दूं। इतना कहकर चंद्रिका ने वह कटोरी हाथ में उठाई और उसमें थोड़ा सा दूध डालकर ले आई। कहीं यह नाग मुझे डस ना ले, लेकिन अगर इसे डसना होता तो वह उस समय भी डस लेता जब मैं कटोरी उठा रही थी। इतना कहकर चंद्रिका ने उस कटोरी को नाग के सामने रख दिया। नाग ने दूध पिया और वापस उसी संदूक के पीछे चला गया। यह तो वापिस उसी संदूक के पीछे चला गया। कहीं रात को यह किसी को डस ना ले। मुझे उसे संदूक के पीछे से निकालना होगा। इतना कहकर वह संदूक के पास गई और डरते डरते उसने संदूक के पास देखा, लेकिन नाग वहां मौजूद न था और जमीन में कोई बिल या सुराख भी नहीं था। ये देखकर चंद्रिका डर गई और मन ही मन सोचने लगी, आखिर यह नाग कहाँ चला गया? चंद्रिका बेटा, क्या हुआ? तुम कुछ डरी हुई लग रही हो। अगर मैंने सबको बता दिया कि संदूक के पीछे एक नाग है तो सब डर जाएंगे और कमरे में कोई भी नहीं सोएगा। अगर मैं खामोश रहती हूँ तो कहीं किसी को डस ना ले, मगर वह डसेगा नहीं क्योंकि मैंने उसे बहुत सारा दूध पिलाया है। वह बहुत गहरी नींद सोएगा। मगर कल क्या होगा? वह फिर से दूध पीने आएगा तो उसे मैं कहाँ से पिलाऊंगी? घर में हर रोज तो दूध नहीं आता। क्या हुआ बेटी? कुछ नहीं पिताजी। इतना कहकर चंद्रिका उस कमरे में सोने के लिए चली जाती है और उसे नींद आ जाती है। अगली सुबह जैसे ही चंद्रिका की आंखें खुली, उसने देखा कि बिस्तर पर चमकती हुई सोने की मोहरें गिरी पड़ी है। उन्हें देखकर उसकी आंख भी चमकने लगी। उसने देखा उसके पिता, माँ और उसकी बहन गहरी नींद में सो रहे हैं। उसने सारी सोने की मोहरें उठाकर अपने कपड़ों की गठरी में बांध दी और मन ही मन में कहने लगी, वह नाग असल में कोई और है। दोपहर को उसने सोने की मोहरें अपने पिता को देते हुए कहा, पिताजी, ये सोने के मोहरें मुझे कमरे में मिली। बेटा, इतनी मोहरें आखिर कमरे में कैसे आई? लगता है ये सब भगवान ने हमें दिया है। लगता है ये सब उस फकीर की दुआ का असर है। पिताजी, अब से मुझे 1 लीटर दूध हर रोज ला कर दीजिए। हाँ बेटा, जरूर। वहीं दूसरी तरफ राजा ने राजू को 12 माह की कैद का हुक्म सुना दिया। दर्जी और उसकी पत्नी ने राजा के सामने हाथ जोड़े, मगर राजा का फैसला अटल होता है। उसने उनकी एक न सुनी और वह सब दुखी होकर वहां से चले आए। दूसरी तरफ राजा के कुछ सैनिक मदन के घर आए।
काका, आपको राजा ने महल में बुलाया है और आपके लिए ये कपड़े राजा ने दिए हैं और उनका आदेश है कि आप ये कपड़े पहनकर महल आओ। मदन को समझ नहीं आ रहा था आखिर ये क्या हो रहा है, लेकिन उसे ना चाहते हुए भी राजा के आदेश का पालन करना पड़ा। वह जैसे ही वो शाही कपड़े पहनकर घर से बाहर निकला, वह यह देखकर चौंक गया कि उसको ले जाने के लिए राजा ने एक बहुत ही सुंदर पालकी भेजी हुई थी और 4 से 5 घोड़े भेजे हुए थे। वह उस पालकी के बैठ गया। सैनिकों ने आहिस्ता से पालकी को उठाया। फिर कुछ सैनिक मदन की पालकी के दाएं और बाएं और 2 पालकी के पीछे हुए और बड़ी शान से मदन को लेकर वहां से चल पड़े। दर्जी और आसपास के गांव वाले ये सब देखकर बहुत हैरान हुए कि आखिर मदन ने ऐसा कौन सा कारनामा किया है जो मदन को इतनी इज्जत दी जा रही है। दर्जी ने घर पहुंचकर बीवी से पूछा, तुम्हें कुछ मालूम है उस मदन को राजा के सैनिक क्यों ले गए हैं? नहीं, बस यह मालूम है राजा ने एक जोड़ा कपड़ों का भेजा है और कहा है इसे पहनकर मेरे पास आओ, इसीलिए लकड़हारा चला गया। उसकी बीबी और बेटियां बहुत परेशान हैं और सर पकड़े बैठी हैं। दूसरी तरफ राजा के सैनिक गरीब मदन को महल में ले आए। वहां राजा उसका इंतजार कर रहा था। उसे देखते ही राजा मुस्कुराया और उसने सलाम करके खूबसूरत बिस्तर पर बिठाया और फिर खिदमतगारों को इशारा किया। वह नाश्ते का सामान लेकर आए। मदन ने डरते डरते कहा, हुजूर, मैं पूछ सकता हूँ कि आखिर मुझे यह इज्जत क्यों दी जा रही है? मैं तो बहुत गरीब और बेरोजगार आदमी हूँ। मेरे आगे आपका रुतबा बहुत बड़ा है। आप फिक्र न कीजिए, मैं अभी बताता हूँ। शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं वही फकीर हूँ जो भेष बदलकर अपनी प्रजा का हाल मालूम करने जाता था। आपके दरवाजे पर 2 बार जा चुका हूँ। एक मामूली फकीर के भेष में एक बार काली दाढ़ी लगा कर गया था और दूसरी बार सफेद दाढ़ी। और सफेद दाढ़ी देखकर आपने मुझे कहा भी था कि आपकी दाढ़ी पहले तो काली थी और अब सफेद है। मदन की आंखें चमकने लगी, मगर उसने जुबान से कुछ न कहा। मुझे उस दिन यह देखकर बहुत खुशी हुई थी कि आपकी बेटी ने पानी गर्म करके मेरे पांव धोए, मुझे आराम करने के लिए बिस्तर दिया। मुझे आपकी बेटी रुक्मणी बहुत पसंद आई और मैं उसको अपनी रानी बनाना चाहता हूँ। वह एक गरीब की बेटी है हुजूर, उसे महल के कोई तौर तरीके नहीं मालूम। वह यहाँ आकर आपको कैसे खुश रख सकेगी? यह कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ रहकर सब कुछ समझ में आ जाएगा। मदन ने थोड़ी देर सोचने के बाद राजा को हाँ कर दी। राजा बहुत खुश हुआ और उसने 5 थाल सोने की मोहरे और 2 नौकर मदन के साथ भिजवा दिए। दूसरी तरफ मदन की बीवी और उनकी बेटियां दरवाजे में खड़ी उसकी वापसी का इंतजार कर रही थी। तब उन्होंने अपने पिता को आते देखा तो उनकी खुशियों का ठिकाना ही न रहा। मगर दर्जी और मोहल्ले के दूसरे लोग बहुत हैरान थे कि आखिर क्यों राजा इस गरीब पर इतना मेहरबान हो रहा है। और दूसरी तरफ गांव से बाहर एक जगह एक सौदागर ठहरा हुआ था। वह बहुत खूबसूरत था। वह उसी गांव के बाहर एक बहुत ही आलीशान महल बनवा रहा था। उसके महल के चर्चे दूर दूर तक थे। राजा को भी जब यह बात मालूम हुई तो वह उस सौदागर का महल देखने के लिए चले गए। आपका महल तो वाकई में बहुत खूबसूरत है। मैंने इसके जितने चर्चे सुने थे, ये तो वाकई में इतना खूबसूरत है। शुक्रिया हुजूर, बस अब तो इस महल को रौनक करने वाली आ जाए। राजा समझ चुका था कि सौदागर को एक पत्नी की तलाश है। एक गरीब लकड़हारा है, उसकी 2 बेटियां हैं। उनमें से बड़ी बेटी का रिश्ता मैंने हमारे लिए मंजूर कर लिया है और छोटी बेटी का विवाह अगर आपसे करवा दिया जाए। वह बेहद ही खूबसूरत और शरीफ लड़कियां हैं। गरीब लकड़हारा और उसकी बेटियों के बारे में जिक्र होते ही सौदागर तुरंत विवाह के लिए राजी हो गया और कहने लगा, हाँ राजा, हम तैयार हैं। आप आज ही उनसे बात कीजिए। फिर राजा वहाँ से चले जाते हैं और गरीब मदन को सौदागर के बारे में सब कुछ बता देते हैं। बेटा, हमारी तो उम्र गुजर चुकी है, न जाने कब हमारी आंखें बंद हो जाए। बस अब फिक्र थी तो छोटी बेटी की। हमें यह रिश्ता मंजूर है।
मेरी तो बस यही दुआ है कि मेरी बेटियां खुश रहे और इज्जत के साथ रहे। कुछ दिनों के बाद चंद्रिका और रुक्मणी दोनों बहनों की बड़ी धूमधाम से विवाह हो गया। अब दर्जी और उसकी पत्नी उनकी इज्जत करने लगे। दर्जी एक दिन अपने बेटे राजू के बारे में मदन से बात करने आया। अब तो राजा आपके दामाद बन गए हैं, उनसे कहकर मेरे बेटे को रिहा करवा दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ वह कभी जुआ नहीं खेलेगा। मदन को दर्जी के हाल पर तरस आ गया और उसने राजा से कहकर राजू को आजाद करवा दिया। राजू के आजाद होते ही दर्जी के घर में खुशी छा गई और अब राजू ने जुआ खेलना भी अब छोड़ दिया था। एक दिन सौदागर ने चंद्रिका से कहा, तुम्हें याद है, एक नाग ने एक बार तुमको कुछ सोने की मोहरें दी थी और तुम उसको हर शाम 2 कटोरी दूध पिलाती थी। वह असल में मेरा मेहरबान दोस्त है, जो कि एक जिन है। वह नाग का रूप धारण कर सकता है। मैंने उससे जिक्र किया कि मैंने दौलत तो बहुत कमा ली, अब शादी करनी है। अगर तुम कोई खूबसूरत और नेक सूरत वाली लड़की तलाश कर दो तो तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। फिर उसने तुमको हमारे लिए पसंद किया और जब राजा ने तुम्हारे विवाह का जिक्र मेरे साथ किया तो मैंने उसी वक्त हाँ कर दी। वह यह बात सुनकर दंग रह गई और आखिर में दोनों बहनें खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीने लग गई।